Welcome to the Abbas Academy of Science, Nagpur. In previous video, we have discussed about the electrochemistry. So electrochemistry में मैंने आप लोगों को गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप लोगों को बताया था, और गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ नर्न्स इक्वेशन देखे थे और थर्मोडायनामिक्स यूज़ किए थे हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में। और अभी मुझे देखना है, फिर से प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इलेक्ट्रोड का सेल मतलब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द अनदर हेडिंग ऑफ द सेम लेसन एंड दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है सर? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे कि हम लोगों ने कहे कि जो भी हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, सो गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब कभी आप कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात होती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एवरी ऑक्सीडेशन इज अकम्पनीड बाय रिडक्शन रिएक्शन, मतलब जहां ऑक्सीडेशन होगा डेफिनेटली वहां पर रिडक्शन होगा। सो गैल्वेनिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, मतलब एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, तो सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता कहाँ पर है? तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। सर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग कहेंगे एनोड। सो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पर हो रहा था रिडक्शन। तो सर अभी एनोड पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो उसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और अभी कैथोड पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली इसका भी कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये दोनों का जब हम लोग अलजेब्रिक सम ड्रॉ करते हैं तो मुझे मिलता है सेल पोटेंशियल, कि टोटल उस सेल में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल। तो ये सेल पोटेंशियल कितना है? सो दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ oxidation potential of one electrode, that is anode, and reduction potential of another electrode, and that is cathode। लेकिन मैंने कहा कि IUPAC हमें हमेशा जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू देता है वो वैल्यू देता है मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। सो सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू, सर अभी ये ई ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए ई रिडक्शन। तो सर इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया एनोड के लिए, और वैसे ही प्लस ई रिडक्शन तो जैसे कि वैसे लिखोगे कैथोड के लिए। तो अभी पॉजिटिव टर्म आप सामने लेते थे, सो ईएमएफ ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल इज ई रिडक्शन फॉर कैथोड माइनस ई रिडक्शन फॉर एनोड। तो इस तरीके से यदि आपको एक कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो आप थ्योरेटिकली सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सर गैल्वेनिक सेल में तो वोल्टमीटर हम लोग ऊपर ही लगा देते हैं, इसका मतलब सर मुझे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं, गैल्वेनिक सेल में प्रेजेंट रहने वाला वोल्टमीटर ही मुझे सेल पोटेंशियल की वैल्यू देगा। तो यदि हमारा सवाल ये है कि यदि आपको दो इलेक्ट्रोड में से कोई एक इलेक्ट्रोड का यदि रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मतलब इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो दो में से फॉर एग्जांपल मुझे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ई सेल तो ये तो दिया गया है, तो मुझे ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए। So if I want to calculate the reduction potential for cathode, so definitely we must know the value of cell potential and we must know the value of reduction potential of another electrode। सर मुझे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रोड में से
किसी एक इलेक्ट्रोड का यदि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपको बचे हुए दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता रहना बेहद ज़रूरी है। तो सर जिस इलेक्ट्रोड का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से ही पता है या आर्बिटरीली फिक्स्ड है, सो ऐसे इलेक्ट्रोड को कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि हमारे गैल्वेनिक सेल में रहने वाला ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है या आर्बिटरीली फिक्स्ड है, या तो ज़ीरो हो सकता है, नहीं तो फिर वो नॉन ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर द इलेक्ट्रोड्स whose इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर नोन, whose इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर आर्बिटरीली फिक्स्ड, सो दीज आर कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हम लोग यूज़ करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेरे पास में हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़ीरो रहता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और वैसे ही अगर कुछ इलेक्ट्रोड मेरे पास में ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नॉन ज़ीरो होती है, और ऐसे इलेक्ट्रोड को, ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे हम लोग। अब प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो हम सिंपल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। जब हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। सो दीज आर द सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो मैंने कहा कि यदि आपके गैल्वेनिक सेल में, मतलब गैल्वेनिक सेल में तो दो ही इलेक्ट्रोड रहने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल में कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ हो तो वोल्ट मीटर बताएगा, लेकिन यदि मुझे दो में से एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कैलकुलेट करना है तो बेशक मुझे बचे हुए दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो सर ये एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि पता रहता है तो ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है, ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये आर्बिटरीली फिक्स्ड है, सो ऐसे इलेक्ट्रोड को मैं कहूँगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो प्रकार के कहा मैंने, एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यदि आपके उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को आप, ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को आप प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहोगे। और ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये नॉन ज़ीरो है लेकिन आर्बिटरीली फिक्स्ड है, ऐसे इलेक्ट्रोड को आप सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हो। कैलोमेल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड, ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया है। नाउ आई हैव टू मूव टूवर्ड्स कि सर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, और सर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते कैसे हैं। यदि मुझे दूसरे इलेक्ट्रोड का मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में मुझे अभी पढ़ना है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल, एंड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहां पर देखो अभी ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं सिंपली लिखूंगा SHE। तो सर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले तो मुझे उसका कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा कि कैसे होता है सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए मुझे एक वेसल लेना पड़ेगा, एक बर्तन लेना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना पड़ेगा, और उस कंटेनर में मैंने H प्लस प्रेजेंट रहने वाला, H प्लस प्रेजेंट रहने वाला 1 मोलर, फॉर एग्जाम्पल HCl लिया, 1 मोलर H प्लस आयन सोल्यूशन, तो ये लिया है। इस 1 मोलर H प्लस आयन सोल्यूशन को मैंने एक वेसल में लिया। अब यहाँ पर मैं एक ग्लास जैकेट लेता हूँ, ग्लास जैकेट,
और यहाँ पर इस तरीके से उसका लोअर एंड ये ओपन रहेगा। सो दिस इज ग्लास जैकेट वेयर द लोअर एंड इज डिप्ड इनटू दीज सॉल्यूशन। सर ये जो ग्लास जैकेट है इसके अपर साइड में एक ओपनिंग रहेगा, जिस ओपनिंग में से मैं हाइड्रोजन गैस प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं पोर कर सकूं। ये रहा सर हमारा ग्लास जैकेट। अब ये ग्लास जैकेट के अंदर एक फिर से एक ग्लास ट्यूब रहेगी और इस ग्लास ट्यूब के अंदर से एक आएगा कॉपर वायर, और ये कॉपर वायर और यहाँ पर रहता है प्लैटिनम की कॉइल, प्लैटिनम मेटल जिसको हम लोग कहते हैं, प्लैटिनम की कॉइल। तो ये रहा सर हमारा ऊपर का कॉपर वायर। ये जो आप लोगों ने रेड कलर से ट्यूब बनाया सर, दिस इज थीन ट्यूब। और उसके बाद में सर ये नीचे में जो आपने ड्रॉ किए दिस इज प्लैटिनम कॉइल, लेकिन ये प्लैटिनम कॉइल प्लैटिनाइज्ड रहती है दोस्तों। प्लैटिनाइज्ड का मतलब होता है जैसे हम 10वीं में पढ़े होंगे एनोडाइज, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोट, वैसे ही सर यहाँ पर प्लैटिनम के ऊपर हम लोग ब्लैक प्लैटिनम का क्लोट लगाते हैं और उसके लिए हम लोग प्लैटिनिक एसिड की मदद लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी है क्या सर कि सिंपली प्लैटिनम कॉइल लिए तो नहीं चल पाएगा क्या, प्लैटिनाइज करना ही पड़ेगा क्या? तो मैं कहूँगा यस, वो प्लैटिनाइज करना पड़ेगा, इसीलिए करना पड़ेगा और प्लैटिनाइज ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। और दूसरी बात, ये जो ब्लैक प्लैटिनम होता है ये हाइड्रोजन गैस को ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्जॉर्ब कर सकता है। तो प्लैटिनाइज्ड रहने की वजह क्या है? उसके बाद ये कॉपर वायर और प्लैटिनम वायर के बीच में आपको रखना होता है मर्क्यूरी। अब ये मर्क्यूरी रखने की वजह क्या है? तो सर मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, गैलियम भी है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। और उस लिक्विड स्टेट के मर्क्यूरी को मैं कोई भी थीन ग्लास ट्यूब में भर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी वजह नहीं है सर। मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट अल्सो। तो ये जो मेटालिक वायर जा रहा है डेफिनेटली ये कॉपर वायर कोई तो भी दूसरे इलेक्ट्रोड से अटैच्ड रहता होगा। इट इज अंडरस्टूड कि ये जो आप लोगों ने कॉपर वायर ये इस इलेक्ट्रोड से निकाले हो तो डेफिनेटली वो कॉपर वायर दूसरे इलेक्ट्रोड से अटैच्ड होगा। इसको अगर आप कैथोड कहते हो तो उसको आपको एनोड कहना पड़ेगा। एक ही इलेक्ट्रोड से तो काम नहीं चलेगा गैल्वेनिक सेल में, आपको 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक रहा आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और बेशक लेफ्ट हैंड साइड में कौन होना चाहिए? कोई तो भी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है। इट इज अंडरस्टूड, लेकिन उसके बारे में फिलहाल मुझे बात नहीं करना। तो ये सर इस कंस्ट्रक्शन की तो बात कर दी है आप लोगों ने कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है और क्या क्या चीज़ों का क्या क्या यूज है। अब उसके बाद सर इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे क्या किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेड, SHE इज रिप्रेजेंटेड एज, किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप लोग? तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है सर? ये कैथोड के तौर पर यूज करते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन होना चाहिए मतलब H+ था आपके पास में, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 1 मोलर, और ये 1 मोलर H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता होगा। और ये हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm है और ये हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब होता है। फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब होता है प्लैटिनम ब्लैक के ऊपर जो सॉलिड स्टेट में है। तो अभी मैंने यहाँ पर डबल वर्टिकल लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं किया। डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता तो उधर मुझे दूसरे इलेक्ट्रोड का भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता था। तो मैंने यहाँ पर एक ही हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेफरेंस यहाँ पर दे दिया, रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया है। H+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
H बनेगा और ऐसे 2 H मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली ये रिडक्शन प्रोसेस हम लोग इसे कह सकते हैं। तो ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से आप कोई सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन की बात किया मैंने और अब मैं कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है। लेकिन सर यहां पर सेल में रिएक्शन किस तरीके से होती है, सेल रिएक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है सर, ये जो H+ है जो 1 मोलर था, ये H+ अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बन रहा है हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन का एटम थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, ऐसे हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन होकर H2 बनेंगे, मतलब ट्वाइस H+ लेना पड़ेगा, ट्वाइस E लेना पड़ेगा और ट्वाइस H मिलकर बना देंगे H बॉन्ड H, मतलब ही मैं कह सकता हूँ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से मैं इसके हाफ सेल की रिएक्शन को लिख सकता हूं। तो अभी ये हाफ सेल रिएक्शन हुई जहां पर रिडक्शन दिखा रहा हूं मैं, H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहां पर ये जो कुछ भी आप लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, स्टैंडर्ड इसका मतलब सर हम लोगों ने 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिए हैं और सर प्रेशर रखे हैं हमने 1 atm। तो इलेक्ट्रोड कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। लेकिन हाइड्रोजन गैस ये कोई तो भी सरफेस पर एड्जॉर्ब होनी चाहिए, इसलिए मैंने प्लैटिनम की कॉइल लिया। प्लैटिनम की कॉइल लेने की वजह सर वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो हाइड्रोजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, खुद वो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेन देन का काम करता है सिर्फ। तो ये हो गया सेल रिएक्शन। तो सर ये जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखे तो डेफिनेटली इसका E0 का वैल्यू कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज 0 वोल्ट। अब मैं क्या करता हूं, इसके एप्लीकेशन के तरफ चलता हूं कि इसको यूज कैसे क्या किया जा सकता है। तो देख लो यूज कैसे क्या किया जा सकता है। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पर आपने एक कंटेनर लिए, यहाँ पर आप लोगों का कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन। अब कंप्लीट डायग्राम यहाँ ड्रॉ नहीं करता। यहाँ पर आप लोगों ने HCl भर के रख दिए हो, 1 मोलर H+ आयन सोल्यूशन यहाँ से निकल रहा है सर, ये प्लैटिनम फॉइल है और ये सपोज टू बी कॉपर वायर। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया कौन सा आपका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कैथोड का काम कर रहा है। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेता हूँ जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड ले रहे हो सर, इसका मतलब आप इसका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लोगे, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलर। यहाँ पर जिंक रॉड डीप करोगे, Zn रॉड, और ये जो Zn रॉड है ये एनोड का काम करेगा जिसको निगेटिव पार्ट से आप दिखाते हो, और ये दोनों इलेक्ट्रोड को आप एक्सटर्नली ज्वाइन करोगे वोल्टमीटर से जो मुझे सेल पोटेंशियल की वैल्यू देगा। दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर को मैंने कनेक्ट कर लिया किसकी मदद से, सॉल्ट ब्रिज की मदद से। ये तो बात हो चुकी है सर हमारी कि ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, वोल्टमीटर का काम क्या है, तो एप्लीकेशन क्या है। तो यदि मुझे फॉर एग्जांपल यदि मुझे इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करना है, तो मुझे उसके साथ में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ेगा जो कैथोड का रोल प्ले कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब होगा क्या सर यहाँ पर, तो यहाँ पर होने वाला क्या है सर, एनोड है तो डेफिनेटली यहाँ पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। Zn ये अपने पास के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनने वाला है Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। और इधर अगर हम लोग कैथोड की बात करते हैं एट कैथोड, तो यहाँ पर होने वाला है सर रिडक्शन, मतलब ट्वाइस H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बनेगा क्या, तो आपको मिलता है H2 गैस।
तो सर इसके सेल को कैसे क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो इसके सेल का रिप्रेजेंटेशन भी मैंने लिखना आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कोई भी सेल को जब आप सेल रिएक्शन मतलब हाफ सेल रिएक्शन लिखते हो तो रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या किया जा सकता है। सर सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट, राइट हैंड साइड का पार्ट मतलब कैथोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है सर, Zn था सॉलिड, O बन रहा है Zn2+। ठीक है, ये हो गया। Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिए दोस्तों आपने, 1 मोलर। उधर क्या हो रहा है सर, उधर H+ का कन्वर्शन हो रहा है H में, लेकिन H नहीं है सर, वो H2 गैस है। सो H2 गैस कितना प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ पर एड्जॉर्ब हो रही है, प्लेटिनम पर एड्जॉर्ब हो रही है। तो सर ये तो सिर्फ एड्जॉर्बिंग मीडियम है। सो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 1 मोलर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सेल। तो मुझे एप्लीकेशन देखना है कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास में सीधा सीधा फॉर्मूला है कि E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस E नॉट रिडक्शन एट कैथोड। लिख सकते हैं इसे, नहीं तो डायरेक्ट रिडक्शन के लैंग्वेज में लिखो ना सर। रिडक्शन के लैंग्वेज में लिखोगे मतलब E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड मतलब क्या, कैथोड मतलब उधर H+ का क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड में क्या हो रहा था, एनोड में हो रहा था Zn का Zn2+, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। सो Zn2 Zn2+ लिखना पड़ेगा। हाँ, वैल्यू को बाद में उल्टा कर देंगे सर, हम लोग बाद में उल्टा कर देंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोड का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। सो सर यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं सर, मुझे इस पूरे गैल्वेनिक सेल में जब कभी मैंने पूरी प्रोसेस कंप्लीट किया तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, E नॉट ऑफ सेल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सर E नॉट रिडक्शन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड दैट E नॉट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 माइनस E नॉट रिडक्शन फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। तो अभी सर हमारे जिंक इलेक्ट्रोड का वैल्यू क्या रहेगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम कहेंगे सर जितना आपके सेल का ईएमएफ रहेगा, जितना आपके सेल का ईएमएफ रहेगा उतना ही हमारे जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा। बस साइन देना पड़ेगा आपको माइनस। सर अब मान के चलो कि रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड इज सपोज टू बी माइनस 0.76 वोल्ट। यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो डेफिनेटली सर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ any electrode by attaching that electrode with the reference electrode like hydrogen electrode, and that is the application। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या क्या है सर, सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करने में सर ये कन्वीनियंट इलेक्ट्रोड नहीं है, ध्यान रखना। सर प्रॉब्लम क्या क्या आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्या क्या आते हैं जब हम लोग सिंपल हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम लोग यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। सर पहली प्रॉब्लम तो ये है इस इलेक्ट्रोड को यूज़ करने में कि जो कुछ भी आप हाइड्रोजन ले रहे हो वो कैसा चाहिए, प्योर चाहिए, ड्राई चाहिए। प्योर ड्राई रहने की वजह से हाइड्रोजन ये खुद कंबस्टिबल गैस है, ध्यान रखना, तो ज़रा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। वो प्योर रहना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए, लेकिन ऐसे प्योर और ड्राई H2 को तैयार करना या मेंटेन करना या लाना ये इतना आसान नहीं।
दूसरी बात ऐसी कि आपने कहे कि उसका प्रेशर 1 atm ही रहना चाहिए, लेकिन सर इस प्योर ड्राई HCl का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही रखना, सर इसका प्रेशर 1 atm ही रखना, सर ये भी कोई आसान बात नहीं है, ये भी एक दिक्कत आती है टू मेंटेन इट्स प्रेशर। और तीसरी दिक्कत ये कि यहाँ पर जो कुछ भी आपका कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो कॉन्सेंट्रेशन कितना रहना चाहिए, 1 मोलर। लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस की बबलिंग से हमारे इस कंटेनर का वाटर जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। अब सॉल्वेंट आपके सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है, मतलब अब उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से ज़्यादा बन रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना ये एक तीसरी दिक्कत है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करने में। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई HCl। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एग्जैक्टली one atmospheric pressure of that pure hydrogen gas, and third, it is difficult to maintain the exact 1 molar concentration of this H plus ion solution. So these are the limitations of standard hydrogen electrode. अब हम लोग बात करते हैं कि यदि मुझे स्टैंडर्ड स्टेट पे कैलकुलेट नहीं करना है, यदि मुझे स्टैंडर्ड मतलब मुझे क्या करना है, E0 ऑफ H2 की बात कर रहे थे आप, E0 ऑफ H2 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। लेकिन मुझे अगर कोई कहता है कि E इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड कितना रहता है, तो इसको कैसे क्या कैलकुलेट कर पाओगे, है ना सर। E0 ऑफ H2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक एंड कॉन्सेंट्रेशन इज सपोज टू बी 1 मोलर। तो तब की बात ठीक है सर कि इसका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कहलाता है और उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि टेम्परेचर भैया 25 डिग्री सेल्सियस ही रखो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मैं जो दूंगा वो रखना पड़ेगा और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मैं जो बताऊंगा वो लेना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास में नर्न्स्ट इक्वेशन है सर, हमारे पास में नर्न्स्ट इक्वेशन है। क्या कहता है नर्न्स्ट इक्वेशन, तो नर्न्स्ट इक्वेशन का कुछ डेरिवेशन कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि सर मुझे कैलकुलेट करना है E ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड, मतलब इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो सर आई हैव टू कैलकुलेट E इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड एट 25 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्सेंट्रेशन जो कुछ भी रहेगा, कुछ तो भी अलग रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन दूंगा आपको और प्रेशर भी दूंगा एट अ पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ गैस। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले तो रिएक्शन क्या होती है वो देखो सर, रिएक्शन होती है ट्वाइस H+। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कहा आपको कि कॉन्सेंट्रेशन कुछ और रह सकता है। स्टैंडर्ड की केस में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, लेकिन हम स्टैंडर्ड की बात कर ही नहीं रहे ना सर, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है H+ आयन सॉल्यूशन का। सो ट्वाइस H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे और मिलकर बना रहे होंगे हाइड्रोजन गैस। तो इसका प्रेशर भी हम लोगों को पता नहीं है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी ये स्टैंडर्ड नहीं है, पता नहीं है कहने का मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। पहले स्टैंडर्ड थे, अब मैंने कहा टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से रखो जैसे स्टैंडर्ड में रखते थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग कर दो और प्रेशर को कुछ अलग कर दो। तो ऐसे केसेस में जो कुछ भी हमारे इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल रहेगा उसको मैं अब स्टैंडर्ड नहीं कहूँगा, उसको कहूँगा इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल फॉर क्या, that hydrogen electrode. So here I apply Nernst equation. So from Nernst equation, so Nernst equation क्या कहता है, Nernst equation कहता है E0 for hydrogen electrode, sorry E0 of H2 equals, sorry E of H2 मतलब electrode potential for hydrogen,
इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ H2 मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 25 डिग्री सेल्सियस की बात की है सर आपने, तो क्या लिखते थे आप लोग, लिखते थे ना कुछ 2.303 RT अपॉन NF इंटू log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा कुछ इक्वेशन था। लेकिन मैंने तो कहा कि यहाँ पर R गैस कांस्टेंट फिक्स है, टेम्परेचर 298 केल्विन रखना है, फैराडेस की वैल्यू 96500 कूलम रखना है, और सर ये इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, बट E naught of H2 is 0, 2.303 R into T डिवाइडेड बाय F, इसकी वैल्यूज पुट करो सभी की, R की, T की, F की, तो उत्तर आता था 0.0592, ये आता था। सो देयरफॉर E of H2 मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन गैस इज 0 माइनस लिखो सर सीधा 0.0592 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज 2, सो n के जगह पर 2 log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड में कौन है, H2 गैस है, मतलब अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहोगे आप, प्रेशर कहोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है, H+, लेकिन H+ के ऊपर उस H+ के सामने कोएफिशिएंट कितना है 2, तो उसको लिखना पड़ेगा पावर में। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सर हाँ, हम आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करके दे सकते हैं यदि आप हमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर बताते हो और H+ आयन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यदि बताते हो, तो मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। सो दिस इज द एप्लीकेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड आपके सिलेबस में होगा तो बेशक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ग्लास इलेक्ट्रोड होगा तो बेशक आपको पढ़ाया जाएगा। सो ये सब हमने पढ़े रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में मैंने बताया प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में मैंने आपको पढ़ाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, उसका एप्लीकेशन, उसका लिमिटेशन, और उसके बाद में मैंने कहा कि यदि मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन बदल के देता हूँ, यदि मैं आपको गैस का प्रेशर बदल के देता हूँ, तो ऐसे केसेस में जो कुछ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी दोस्तों, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी, तो वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इतनी। अब उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहा जाएगा। सो दिस इज अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो हियर आई हैव टू स्टॉप, मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल के टाइप्स कितने हैं। एक को हम लोग प्राइमरी वोल्टेज सेल कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी वोल्टेज सेल कहते हैं। सो प्राइमरी वोल्टेज सेल में कौन से सेल्स आते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज सेल में कौन से सेल्स आते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो हियर आई हैव टू स्टॉप। थैंक यू सो मच।